अर्थशास्त्र। आज हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे और चूँकि पहला क्लास है तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र किस चिड़िया का नाम है। क्या है अर्थशास्त्र, पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो एडम स्मिथ का इसमें नाम न आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? अर्थशास्त्र के अब्बा हुजूर, अर्थशास्त्र के डैडी कौन हैं? वो हैं एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के बारे में एक बात ये है कि जो इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये इतनी बातें हैं, बेसिक सी जानकारी जो है ये है कि अर्थशास्त्र के जनक जो हैं, अब चूँकि हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र के अब्बा हुजूर को जाने बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र के जो अब्बा हुजूर है वो एडम स्मिथ हैं। इनके डैडी, इनके पिताजी ये एडम स्मिथ हैं। और एडम स्मिथ की एक बुक है जो काफ़ी चर्चित बुक है, वो है द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो एडम स्मिथ कौन है? तो एडम स्मिथ हैं अर्थशास्त्र के जनक। द फादर ऑफ द इकोनॉमी इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। इनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये पब्लिश्ड कब हुआ था, ये प्रकाशित कब हुआ था? तो प्रकाशित हुआ था 1776 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने पूंजी निर्माण ही अर्थशास्त्र है ऐसा कहा है। इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है? पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण या वेल्थ क्रिएशन। जो अर्थशास्त्र, जो द वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने इकोनॉमी को वेल्थ क्रिएशन कहा है। द वेल्थ क्रिएशन, द वेल्थ क्रिएशन इज द इकोनॉमी। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र दरअसल पूंजी निर्माण है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र है पूंजी निर्माण। ये कहा है इन्होंने, किन्होंने? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि प्रकाशित हुई थी 1776 ईस्वी में, उन्होंने उसमें पूंजी निर्माण ही अर्थशास्त्र है ऐसा कहा। पूंजी निर्माण का अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ ने इसको, अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है कि जो अर्थशास्त्र है एक विषय है। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग और वितरण, उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किस किस का? उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसे, उत्पादन, उपभोग और वितरण आदि जैसे क्रियाकलापों का, आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। क्योंकि जब अर्थशास्त्र एक विषय है, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विषय है।
और चूंकि विषय है इसलिए यह अर्थशास्त्र के व्यवहार, ये सैद्धांतिक पक्ष को दर्शाता है। ये अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इतनी बातें इन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में किया है अर्थशास्त्र के परिभाषा के संदर्भ में। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करें और फिर उसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं, उसको उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो क्या है कि अर्थशास्त्र वह विषय है अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के वस्तुओं और सेवाओं के अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण का अध्ययन किया जाता है। ये है अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ ने कहा है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक विषय है। तो ये कैसा विषय है? अर्थशास्त्र जब एक विषय है तो ये विषय कैसा है? इसमें क्या है? इसमें अध्ययन किया जाएगा उन वस्तुओं और सेवाओं का। किसका अध्ययन किया जाएगा? वस्तुओं और सेवाओं का। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र एक विषय है, और विषय है तो उस विषय में क्या क्या है? उस विषय में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण का अध्ययन किया जाएगा। इस विषय में, किस में? अर्थशास्त्र में। तो हम लोग अर्थशास्त्र अगर पढ़ेंगे तो उसमें उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पढ़ेंगे, उसका उपभोग पढ़ेंगे कैसे उपभोग किया जा रहा है, और फिर उसका वितरण पढ़ेंगे। किसका? वस्तुओं और सेवाओं का। ये है अर्थशास्त्र। फिर इसके बाद एडम स्मिथ ने यह भी बताया है कि जिसका बाजार मूल्य नहीं होता है वो अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं होता है। जिसका बाजार मूल्य न हो वह अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं होता है। वह अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र का हिस्सा क्या नहीं होता है? तो ऐसे वस्तु और सेवा जिसका बाजार मूल्य न हो वो अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं होता है। एक बार फिर से, जिस वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य नहीं होता है वो अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं होते हैं।
तो बाजार मूल्य से क्या तात्पर्य है? बाजार मूल्य से इसका अर्थ ये है कि कोई भी वस्तु बाजार में बिकने के लिए गई है कि नहीं। अगर एक व्यक्ति, अगर ये जो गजोधर भैया हैं, ये क्या हैं? ये एक किसान हैं। क्या है ये एक हैं कृषक। कृषक हैं और इन्होंने उत्पादित किया गेहूं। गेहूं का उत्पादन किया और गेहूं का उत्पादन करके इन्होंने खुद उपभोग कर लिया, स्वयं उपभोग कर लिया। ये अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसको बाजार में ले जाकर बेचा नहीं गया, इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है, इसलिए ये अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं माना जाएगा। कोई कृषक है, वो गेहूं का उत्पादन करता है, गन्ना, चावल और अन्य प्रकार की फसलों का उत्पादन करे और उस उत्पादित फसलों को बाजार में ले जाके बेचे ना, बल्कि अपने घर में ही उसका उपभोग करे, वो सीमित मात्रा में उत्पादित करे और उसका उपभोग अपने घर में कर ले, वो क्या है? वो अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं है। अगर यही जो गजोधर भैया हैं, ये 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते हैं और इसमें से 6 क्विंटल स्वयं उपभोग करते हैं और 4 क्विंटल जो है वो बेच देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ये 4 क्विंटल बेचा हुआ गेहूं है बाजार में, ये अर्थशास्त्र का हिस्सा माना जाएगा। इस 10 क्विंटल गेहूं में से जो 6 क्विंटल गेहूं है, ये अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका बाजार मूल्य नहीं है। 4 क्विंटल गेहूं को अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाएगा। जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे होंगे तो उसमें सिर्फ इसका अध्ययन किया जाएगा। जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम अगर पढ़ेंगे तो ऐसे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अध्ययन करेंगे जिसका बाजार मूल्य हो। तो इस प्रकार हम लोग जब अध्ययन करेंगे कि इन्होंने कितना गेहूं उत्पादित किया, तो जो 10 कुंटल गेहूं उत्पादित किया, तो हम लोग पूरा 10 कुंटल गेहूं का अध्ययन नहीं करेंगे। जब अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे होंगे तो हम लोग सिर्फ इस गेहूं का अध्ययन करेंगे। इस गेहूं का अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि ये बाजार में बेचा गया है, इसका बाजार मूल्य है। तो इस प्रकार से एडम स्मिथ ने कहा कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में बाजार मूल्य, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण का अध्ययन किया जाता है। और आगे इन्होंने कहा है कि जिसका बाजार मूल्य न हो वह अर्थशास्त्र का हिस्सा कतई नहीं होता। यहाँ पे अगर जैसे कोई अध्यापक है, ये हो गया वस्तु का उत्पादन। वस्तु का उत्पादन किया गया खुद के उपभोग के लिए, तो उसका अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र में नहीं करा जाएगा। अगर मार्केट में गया वो उत्पादित वस्तु, उसका वितरण मार्केट में हुआ, तो फिर वो अर्थशास्त्र का हिस्सा होगा। ये हो गया वस्तु। और सेवा की बात अगर करें, अगर कोई अध्यापक है, कोई टीचर है और वह पढ़ाता है एक्स कोचिंग में,
एक्स कोचिंग में वो अध्यापक अध्यापन का काम करते हैं, तो वो वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से बच्चों से, वहाँ की एक्स कोचिंग के बच्चों से वो चार्ज लेते हैं। वो क्या लेते हैं, वो फीस लेते हैं। तो ये क्या है, ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाएगा। अगर वही टीचर शाम को घर जाते हैं और घर जाके क्या करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और इसके बदले में इनको यहाँ से कुछ नहीं मिलता। इसका बाजार मूल्य नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका मूल्य नहीं है, इसलिए इसका अध्ययन हम लोग अर्थशास्त्र में नहीं किया जाएगा। ये सेवा है, ऐसी सेवा, ऐसे वस्तु और सेवा जिसका बाजार मूल्य न हो, वो अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं होगा, उसमें वो अर्थशास्त्र के अध्ययन में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे वस्तु, ये वाला वस्तु और ऐसी सेवा जिसका बाजार मूल्य नहीं है, इसका बाजार मूल्य नहीं है, इसका बाजार मूल्य नहीं है, तो ये अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं होगा। इसका, ये जो 4 क्विंटल गेहूं है, इसका, इस वस्तु का अध्ययन अर्थशास्त्र में होगा। यहाँ पे जो एक्स कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसके बदले फीस लिया जा रहा है, इस प्रक्रिया का अध्ययन होगा अर्थशास्त्र में। लेकिन ये जो घर में आके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं होगा। और यहाँ पे जो स्वयं उपभोग कर ले रहा है, इसका उपयोग, इसका अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र में नहीं होगा। तो इस प्रकार से जिन वस्तुओं का बाजार मूल्य होता है वही अर्थशास्त्र के हिस्सा माने जाएंगे, अब बाकी सभी अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ये है परिभाषा, एडम स्मिथ ने ऐसी परिभाषा दिया है अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण का अध्ययन किया जाता है, जिसका बाजार मूल्य, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जिसका बाजार मूल्य न हो वह अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। ऐसा एडम स्मिथ का मानना है। तो हमने क्या सीखा कि अर्थशास्त्र क्या है, एक विषय है। जब हमने ये कहा कि अर्थशास्त्र एक विषय है, तो विषय का अर्थ ये है कि ये सैद्धांतिक पक्ष को दर्शाता है, ये एक सिद्धांतिक पक्ष है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है। एक होता है सिद्धांतिक पक्ष और एक होता है व्यवहारिक पक्ष। अर्थशास्त्र एक विषय है, एक विषय है। जैसे ही हमने ये कहा तो इसका अर्थ ये निकल के आया कि अर्थशास्त्र ये सैद्धांतिक पक्ष को दर्शाता है। पक्ष को दर्शाता है। अर्थशास्त्र क्या है? एक विषय है। विषय है इसलिए यह सैद्धांतिक पक्ष को दर्शाता है। तो होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सैद्धांतिक
और एक होता है व्यवहारिक। इसको कहते हैं थ्योरी, इसको कहते हैं प्रैक्टिकली। ये प्रैक्टिकल है। सैद्धांतिक अगर बात करें हम लोग, तो सिद्धांत का अर्थ है, ये सिद्धांत जो है, सिद्धांत दरअसल साहित्य, यहाँ मतलब उतना पुराना पीछे नहीं जा रहे हैं, साहित्य में हम न जाएं, ये मतलब जो लिखा, जैसे कि अगर हम देखें कि मान लीजिए कोई पुस्तक है, ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में क्या है कि कैसे भोजन पकाया जाए। इसमें क्या है, दाल पकाने की प्रक्रिया लिखी गई है, प्रक्रिया लिखी गई है। तो ये क्या है, ये सिद्धांत है। इसमें जो प्रक्रिया लिखी गई है, वो प्रक्रिया जो है वो दरअसल सिद्धांत है कि दाल कैसे पकाया जाए। दाल कैसे पकाया जाए ये एक सिद्धांत है, और ये लिखा गया है। तो लिखा गया जो चीज़ है वो है सिद्धांत। ये सैद्धांतिक पक्ष को दर्शाता है। जैसे ये पुस्तक है, इस पुस्तक में क्या लिखा है, इस पुस्तक में लिखा है कि कैसे तैरा जाए। तैरा कैसे जाता है, तैरने की प्रक्रिया लिखा है। इसमें क्या लिखा है, तैरने की प्रक्रिया लिखा गया है। तो ये जो है, ये दोनों सिद्धांत है, ये दोनों सिद्धांतिक पक्ष को दर्शाते हैं। अगर यहीं पे यहाँ पे बात करें तो ये जो दाल पकाने की प्रक्रिया है, अगर हम लोग दाल जो प्रक्रिया लिखा है उस प्रक्रिया का प्रयोग करके हम दाल पका लें, दाल पका लें प्रक्रिया का प्रयोग करके, प्रक्रिया की प्रयोग से हम लोग दाल पका लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा। तो क्या है कि अगर पुस्तक है और उसमें दाल पकाने की प्रक्रिया लिखी है, तो वो उस समय ये क्या है, वो सैद्धांतिक पक्ष को दर्शा रही है। लेकिन अगर हम उस प्रक्रिया को पढ़ ले, सीख ले, जान लें, और जानने सीखने के बाद क्या करें, हम उस प्रक्रिया का प्रयोग करके दाल को पका लें, तो ये हो जाएगा व्यवहारिक पक्ष। यहाँ क्या करें, हम लोग तैरने की प्रक्रिया लिखी हुई है और इस प्रक्रिया को पढ़ के हम पानी में कूद के तैरना शुरू कर दें, तैरना शुरू कर दें, तो ये हो जाएगा व्यवहारिक पक्ष का हिस्सा। तो जो अर्थशास्त्र है ये वाला है, लिखा हुआ है, इसमें पढ़ा जाएगा। एक विषय है, क्या है, एक विषय है जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक विषय है। ये कोई मान लीजिए एक्स है, एक्स एक विषय है। क्या है, यक्ष एक विषय है जिसमें दाल पकाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यक्ष एक विषय है जिसमें दाल को पकाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये क्या है, ये वाई है। वाई क्या है, वाई एक विषय है जिसमें तैरने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तैरा कैसे जाता है, इस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यही है सैद्धांतिक पक्ष। ये जो अर्थशास्त्र है यहाँ पे सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र एक विषय है। जैसे एक्स एक विषय है, वैसे अर्थशास्त्र एक विषय है। जैसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन जैसी प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है अर्थशास्त्र में, उसी तरह एक्स नामक विषय में दाल पकाने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। वैसे ही वाई नामक विषय में
तैरने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया सिद्धांतिक पक्ष। और वहीं पे जो अर्थशास्त्र में लिखा गया है, जो प्रक्रिया लिखा गया है, उसको हम अप्लाई कर दें, वो अप्लाइड फॉर्म होता है। जो व्यवहारिक पक्ष है ये अप्लाइड फॉर्म होता है। तो अर्थशास्त्र विषय में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसका प्रयोग अगर हम कर डालें कहीं पे तो वो अर्थव्यवस्था होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था अकेले नहीं होता, अर्थव्यवस्था किसी देश, किसी स्थान के नाम के साथ जुड़ा होता है, किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा होता है अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र नहीं होता, भारतीय अर्थव्यवस्था होता है। क्योंकि भारत में इनमें लिखी गई जो प्रक्रिया है, जिसका अध्ययन होता है, जो प्रक्रिया है इसमें लिखा गया है, वो भारत में प्रयोग में लाता है। भारत एक स्थान है, उस स्थान में इन प्रक्रियाओं का किस प्रकार से प्रयोग किया जाने लगा, वो प्रयोग ही व्यवहारिक पक्ष है। तो अर्थशास्त्र जहाँ सैद्धांतिक पक्ष है, अर्थव्यवस्था वहीं व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है। तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है और इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इनका एक और व्यक्ति आते हैं, रॉबिन। रॉबिन की बात करें तो इन्होंने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी और इसी परिभाषा को सर्वमान्य परिभाषा की श्रेणी में रखा जाता है। सर्वमान्य परिभाषा, इसी परिभाषा को माना जाता है। तो ये कौन है? ये है मिस्टर रॉबिन महोदय। तो रॉबिन की परिभाषा की बात करें, ROBBIN, रॉबिन, रॉबिन। इनके परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी कहा अर्थशास्त्र एक विषय है। क्या है? अर्थशास्त्र एक विषय है। क्या है? एक विषय है। अब जब विषय है तो इसमें क्या होता है? जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों एवं जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों और अर्थशास्त्र एक विषय है जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग के लिए वैकल्पिक उपयोग के लिए वैकल्पिक उपयोग के लिए सीमित संसाधन से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। है। तो ये क्या है? अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र एक विषय है जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग के लिए सीमित संसाधन से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसको अगर हम लोग व्याख्यात करें, ये चूँकि इतना कठिन शब्द देखने में लग रहा है, तो इसको सरल बनाने के लिए ये व्याख्या की अपेक्षा करता है, तो हम लोग इसकी व्याख्या करने का एक दुस्साहस करते हैं इसकी व्याख्या करने का। व्याख्या कैसे करते हैं? पहले हम एक व्यक्ति लेते हैं, एक किसी का नाम नहीं लेते, कभी कभार उनका गजूदर भैया का नाम ले लेते हैं क्योंकि वो हैं बड़े उदार, वो बुरा मानने वाले हैं नहीं, तो गजूदर भैया का नाम ले लेते हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादातर किसी ऐसे नाम ले लेते हैं। किसी व्यक्ति का नाम लेने से क्या मतलब है? एक व्यक्ति है, उनके पास 1000 रुपया है। एक व्यक्ति हैं ए, इनके पास कितना है? 1000 रुपये है। अब इनको करना क्या है इन 1000 रुपये में? दरअसल जो मनुष्य हैं, मनुष्य के जीवन का जो मूलभूत आवश्यकता है, वो आदिम मानव से अब तक का जो मानव है, इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं के बाद पहले इन्हीं की आवश्यकता मनुष्य पूर्ति करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद अगर उसके पास संसाधन अतिरिक्त रूप से बचते हैं, तब जाके वो अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। अन्यथा वो इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। तो हम उन्हीं आवश्यकताओं को लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। वो क्या है? वो भोजन है, कपड़ा और आवास। क्या है? भोजन है, कपड़ा है और आवास है, जिसको हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान भी कहते हैं। रोटी, कपड़ा तो कपड़ा ही है और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान को इस प्रकार से संबोधित किया जाए कि जो भोजन है, कपड़ा है, आवास है। एक ए व्यक्ति हैं, इनकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो यही है। इन्हीं आवश्यकता, ये आवश्यकता मूलभूत है। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बाकी आवश्यकताएं इन आवश्यकताओं के बाद रखा जाता है। वो सारी आवश्यकताएं जो दिखावा है, जो फैशन है, जो मनोरंजन आदि प्रकार की आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, वो सभी आवश्यकताएं, इन आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद यदि अतिरिक्त संसाधन या अतिरिक्त पैसे बचते हैं उसके पास, तब जाके उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अन्यथा इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में रह जाता है। तो है क्या कि इनके पास 1000 रुपये है और 1000 रुपये में इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इनको क्या करना है? इनको तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति 1000 में ही करना है। और सबकी कीमत, उच्चतम जो कीमत है, अधिक से अधिक 1000 रुपये है। इसका भी वही अधिक से अधिक 1000 रुपये, और इसका कीमत भी अधिक से अधिक 1000 रुपये है। अगर ये व्यक्ति उस अधिक से अधिक कीमत, वो स्टैंडर्ड टाइप का भोजन खाना चाहे, वो हाइब्रिड टाइप का भोजन खाना चाहेगा, तो वो अधिक से अधिक कीमत, उसका जो अच्छे से अच्छा भोजन अगर वो लेना चाहेगा तो वो 1000 रुपये पे करेगा। वो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना चाहेगा तो वो 1000 देगा। अच्छे से अच्छे मकान में रहना चाहेगा तो वो 1000 रुपये देगा। यदि वो अच्छे से अच्छे भोजन, अच्छे से अच्छा रोटी लेता है, अच्छे से अच्छा भोजन करता है, तो वहीं पे उसकी 1000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे और दो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति नहीं हो पाएंगी। ये क्या है? ये संसाधन है। ये क्या है? ये है संसाधन।
इसको संसाधन कहा जाता है। क्या है ये? पैसा जो है वो संसाधन है। संसाधन किसको कहते हैं? जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। ये क्या होता है? जिसके द्वारा, संसाधन क्या होता है? संसाधन होता है जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताएं पूर्ति हों, वो संसाधन होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये संसाधन होते हैं दो प्रकार के। मानव निर्मित संसाधन होते हैं और प्रकृति निर्मित संसाधन। प्रकृति निर्मित संसाधन। और इन्हीं संसाधनों का उपयोग करना इन्हीं संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संसाधनों का उपभोग कहा जाता है। ये जो संसाधन है दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित होते हैं और प्रकृति निर्मित होते हैं। सड़क, गाड़ी, मोटर, ये सभी ये संसाधन हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। जो सड़क है, जो गाड़ी मोटर है, वो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, इसलिए वो संसाधन हैं। क्योंकि वो मानव द्वारा बनाए गए संसाधन है, इसलिए वो मानव निर्मित संसाधन हैं। खेत है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं मनुष्य की। तो चूंकि वो प्रकृति द्वारा निर्मित है, इसलिए वो प्रकृति निर्मित संसाधन है। तो ये होते हैं संसाधन। ये संसाधन है। और संसाधन क्या है? संसाधन इस ए व्यक्ति के पास सीमित है। क्या है? सीमित संसाधन है। क्या है? ए के पास सीमित संसाधन है। और क्या है? इसके पास विभिन्न उद्देश्य हैं। उद्देश्य जो हैं विभिन्न प्रकार के हैं। इन विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को सीमित संसाधनों के प्रयोग से पूरा करना है। सीमित संसाधनों के प्रयोग से पूरा करना है। यदि ये व्यक्ति 1000 रुपये महंगे से महंगा कपड़ा पहनना चाहेगा तो वो दो आवश्यकताओं की पूर्ति जो और है, वो बेहद महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा, उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि महंगे से महंगा मकान लेता है तो वो कपड़ा नहीं ले पाएगा और फिर भोजन भी नहीं कर पाएगा। तो इस व्यक्ति को करना क्या है? इसको करना है कि इस अपने 1000 रुपये का इस प्रकार कुशलतम प्रयोग करे। अपने 1000 रुपये का इस प्रकार कुशलतम प्रयोग करे कि ये सभी के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो सीमित संसाधनों का इस प्रकार कुशलतम प्रयोग किया जाए कि अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। सीमित संसाधनों का इस प्रकार कुशलतम प्रयोग हो कि अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। मानव के इसी व्यवहार के अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। व्यक्ति ये जो व्यक्ति है ये क्या करेगा? ये ऐसा करेगा कि भोजन जो है वो 1000 रुपये वाला नहीं लेगा। ये क्या करेगा कि 100 रुपये का भोजन प्राप्त कर लेगा और 200 रुपये का कपड़ा ले लेगा और ये 700 रुपये का घर ले लेगा। तो इसके पास सीमित संसाधन थे, आवश्यकताएं इतनी थी। तो इस प्रकार से इन्होंने दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे कि जो सबसे महंगा भोजन है उसको हम अफोर्ड नहीं करेंगे, उसको हम नहीं खरीदेंगे। जो सबसे महंगा कपड़ा है उसको नहीं लेंगे, जो सबसे महंगा मकान है उसको नहीं लेंगे। इनके दिमाग में ये इनकी जो प्रक्रिया है ये इस प्रकार की रही है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें न लेकर सस्ता भोजन, सस्ता कपड़ा और सस्ता वाला आवास ले लिए और इनसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिए। ये व्यक्ति के इसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में।
किसका अध्ययन किया जाता है? इसी व्यवहार का। इस प्रकार से इन्होंने कुशलतम प्रयोग किया कि वो इसी सीमित संसाधन से अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। सीमित संसाधन से समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। और यही जो प्रक्रिया है, इनका ये जो व्यवहार है, यही व्यवहार का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में, ऐसा कहते हैं रॉबिन। रॉबिन कहते हैं यही मानव का व्यवहार है। सीमित संसाधन से विभिन्न प्रकार के उद्देश्य वैकल्पिक उपयोग के संबंधित जो मानव का व्यवहार है, इसी मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र क्या है? एक विषय है। तो सीमित संसाधनों का इस प्रकार कुशलतम प्रयोग करें कि सीमित संसाधनों का इस प्रकार से कुशलतम प्रयोग करें कि अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। और इस प्रकार के मानवीय व्यवहार का अध्ययन जिसमें होगा वो अर्थशास्त्र कहा जाएगा, ऐसा कहते हैं रॉबिन महोदय। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र की जो दो परिभाषाएं हैं और ये जो महत्वपूर्ण परिभाषा थी, इन सब का अध्ययन हमने किया और इसको एग्जाम्पल्स के रूप में उदाहरण ले लेकर समझने का प्रयास किया और समझा भी। अब देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र आमतौर पे दो प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थशास्त्र आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र इसको कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये होता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र या इसको व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसको वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो ये एक एक विशेषता है दोनों की।
कि इनका जो नाम है, इनका जो उपनाम है, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र है और या फिर व्यक्तिगत अर्थशास्त्र है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र का जो एक और नाम है वो नाम है वृहद अर्थशास्त्र। अब इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि इसके अंतर्गत छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें एक व्यक्ति का आय, एक उपभोक्ता, इसमें व्यक्तिगत आय, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक बाजार, एक उत्पादक, एक बाजार, एक उत्पादक आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आय का अध्ययन होता है, एक उत्पादक का अध्ययन होता है, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता के बारे में अध्ययन होता है, एक फर्म के बारे में अध्ययन होता है। इन सभी का अध्ययन एक छोटे इकाई का अध्ययन होता है, छोटे स्तर पे। ये माइक्रो स्तर पे इसका अध्ययन होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को माइक्रो अर्थ इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र में वृहद प्रकार के जो इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के बड़े पहलुओं का अध्ययन होता है। बड़े पहलुओं का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय। जहां ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी व्यक्तिगत आय का अध्ययन हो रहा है। क्या हो रहा है? किसी व्यक्तिगत आय का अध्ययन हो रहा है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे राष्ट्रीय आय का अध्ययन हो रहा है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन होगा सकल घरेलू उत्पाद, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इन सब चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मुद्रास्फीति आदि का अध्ययन
अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये होता है दोनों में अंतर, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये है आपके सामने कि अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? अर्थशास्त्र होते हैं दो प्रकार के। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है और समष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? इसमें क्या है? इसमें छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन होता है, छोटे स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे। इस अर्थव्यवस्था में, इस अर्थशास्त्र में छोटे स्तर पे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। छोटे स्तर पे आर्थिक क्रियाएं जैसे व्यक्तिगत आय का अध्ययन होता है। इसमें एक उपभोक्ता के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें एक फर्म के बारे में, एक बाजार, एक उत्पादक आदि का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, या इसके अलावा इसे व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाद अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के बड़े बड़े वृहद प्रकार के आर्थिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वृहद प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो क्रियाएं हैं अर्थशास्त्र में, जो क्रियाएं हैं, दो प्रकार की क्रियाएं मानी जाती हैं। एक होती हैं आर्थिक क्रियाएं और दूसरी होती हैं अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनसे पूंजी निर्माण होता है, जिससे पैसा कमाई होता है, वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जिसमें पैसा हो वो क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल के रूप में देखा था कि अगर कोई किसान गेहूं उगाता है और वो गेहूं उगा कर अपने यहाँ खुद उपभोग कर लेता है तो वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर वो मार्केट में बेचता है, उससे पूंजी का निर्माण होता है, तो वो आर्थिक क्रिया होगी। तो जिससे पूंजी का निर्माण हो, जिस प्रक्रिया में पूंजी निर्माण हो, वो प्रक्रिया आर्थिक प्रक्रिया कही जाती है, वो क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कही जाती हैं। हम क्या करें? अगर हम अपने घर में भोजन पका के खुद खा जाएं, खुद उसका उपभोग कर लें, तो वो आर्थिक क्रिया नहीं है, वो अनार्थिक क्रिया है। अगर हम भोजन पकाए, मार्केट में रहें, दुकान खोल दे, भोजन पका के बेचें, तो वो क्या होगा? वो आर्थिक क्रिया होगा। अगर हम होटल की बात करें, होटल वाला व्यक्ति क्या करता है? होटल में अगर भोजन पका रहा है और बेच रहा है तो वो आर्थिक क्रिया है। घर में भोजन वो बना के खुद खा जाएगा, वो अनार्थिक क्रिया है। तो ऐसे में जो समष्टि अर्थशास्त्र है, ये बड़ी बड़ी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। वृहद प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है समष्टि अर्थशास्त्र। बड़ी बड़ी आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? राष्ट्रीय आय है, जीडीपी, सकल घरेलू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सकल घरेलू उत्पाद, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति जैसे बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन करने में हमें सहयोग करता है ये समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये दो प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं और इस प्रकार से अंतर होता है दोनों में। हमने अभी बात की आर्थिक क्रियाएं, जहां पर आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं, जहां पर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? घटित होती हैं, घटित होती हैं, वहाँ अर्थव्यवस्था होता है। उसे
अर्थव्यवस्था कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था व्यवहारिक पक्ष को अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है। ये अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है। हमने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो लिखा गया प्रक्रिया है, अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है, वो जो अध्ययन होता है उसका व्यवहारिक पक्ष, उसको हम अप्लाई कर दे कहीं पे तो वो अर्थव्यवस्था होता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अकेले में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसके साथ किसी न किसी क्षेत्र, किसी देश, किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी समूह का नाम जुड़ा होगा। हमारी अर्थव्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था, या किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था है, किसी देश का अर्थव्यवस्था है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था है, चीन की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था किसी न किसी स्थान के नाम के बिना जो है वो अस्तित्व विहीन होता है। तो ये है अर्थव्यवस्था। और आर्थिक क्रियाएं जहाँ पे घटित होती हैं, जहाँ पे घटित होती हैं वहाँ पे अर्थव्यवस्था होता है। तो ये आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? ऐसी क्रियाएं जिससे पूंजी का निर्माण हो, पूंजी का निर्माण हो, या ऐसी क्रियाएं जो लाभ के लिए की जाएं। ऐसी क्रियाएं जो लाभ के लिए की जाती हैं वो क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और ये आर्थिक क्रियाएं जैसे क्या? जैसे उत्पादन, उपभोग और वितरण आदि। जैसे उत्पादन, उपभोग व वितरण आदि। ये उत्पादन, उपभोग और वितरण ये ऐसी क्रियाएं हों जिनका संबंध धन का उत्पादन, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उत्पादन करने का उद्देश्य धन कमाना ना बल्कि खुद उपभोग करना है। तो वो क्रिया नहीं जिसका उद्देश्य धन कमाना हो, जिससे पूंजी का निर्माण हो, ऐसा उत्पादन, ऐसा उपभोग जिससे पूंजी निर्माण हो, जिसका संबंध पैसे से हो, ऐसा वितरण जिसका संबंध पैसे से हो, ऐसे वितरण, ऐसा उपभोग, ऐसा उत्पादन अगर जहाँ पे घटित हो रहा है, इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, ये आर्थिक क्रिया, ये आर्थिक क्रिया, ये आर्थिक क्रिया, ये इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जहाँ घटित होती हैं, जहाँ घटित होती हैं उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था वही चीज है, वही चीज अप्लाइड फॉर्म में किया गया है जो अर्थशास्त्र में लिखा गया है। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि कैसे तैरा जाएगा, तो
फिर अगर हम तैरना शुरू कर देते हैं कहीं पे किसी नदी, समुद्र, तालाब में, तो वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में लिखा हुआ चीज़ हम लोग अगर अप्लाई कर दे तो वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसलिए अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है और ये कहीं न कहीं घटित होगा ही होगा। वो कोई स्थान होगा, वो कोई न कोई घटित करने वाला होगा, कोई व्यक्ति होगा। इसलिए वो अकेला जो अर्थव्यवस्था शब्द है अकेले अस्तित्व विहीन होता है, उसके साथ किसी न किसी देश का नाम जुड़ा होता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था या अमेरिकी अर्थव्यवस्था या चीनी अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था या और कोई न कहीं कहीं की अर्थव्यवस्था। ये होती हैं अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक क्रियाओं को इसके कार्य के आधार पे, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, ये हमने समझ लिया है। अनार्थिक क्रियाएं वो होती हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना न हो या जिनसे पूंजी का निर्माण न हो, तो ये है अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनसे पूंजी का निर्माण हो, जिनका उद्देश्य धन कमाना हो, जिनका संबंध कहीं न कहीं पैसे से हो, ये होती हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं उनके कार्य के स्वभाव के आधार पे, आर्थिक क्रियाओं को उनके कार्य के स्वभाव के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। बांटा जाता है और ये जो भाग है ये तीन भागों में बांटा जाता है। इनको क्षेत्र कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। ये तीन भाग कौन कौन है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो तीन भागों में आर्थिक क्रियाओं को बांटा जाता है। तीन भाग ये कौन कौन से हैं? ये हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, ये तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं। इनकी आर्थिक क्रियाएं हैं होते हैं, ये इनमें आर्थिक क्रियाएं शामिल है, इनमें भी आर्थिक क्रियाएं शामिल है, इनमें भी आर्थिक क्रियाएं ही शामिल है। इन आर्थिक क्रियाओं को इनके कार्य के स्वभाव पे तीन भागों में बांट दिया गया है। कार्य के स्वभाव पे कितने भागों में बांटा गया है? कार्य के स्वभाव पे आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रिया जो है ये आमतौर पे सीधे प्रकृति से जुड़े संसाधन या क्रियाओं से संबंधित है। ये प्राथमिक जो क्षेत्र है ये आमतौर पे सीधे प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित है। और इसके अंतर्गत आता क्या है? इसके अंतर्गत सबसे पहले जो आता है कृषि और कृषि संबंधित अन्य कार्य। कृषि व संबंधित अन्य कार्य जैसे पशुपालन। जैसे क्या? जैसे पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी,
खनन उत्खनन वानिकी खनन उत्खनन वानिकी खनन उत्खनन बागवानी ये सभी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यदि हम बागवानी कर रहे हैं और वो बागवानी किस लिए, वो आर्थिक क्रिया होनी चाहिए। बागवानी क्या, ऐसी बागवानी जो हम जैसे हम अगर आम का पौधा लगा रहे हैं तो आम का पौधा किस लिए लगा रहे हैं, अगर खुद उपभोग करने के लिए, आम का उपभोग खुद करने के लिए अगर आम का पौधा लगा रहे हैं तो ये अर्थशास्त्र का हिस्सा नहीं है, नहीं होगा, ये आर्थिक क्रिया का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये बागवानी लगा रहे हैं हम, उत्खनन कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, वानिकी वन लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, मछली उत्पादन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, ये सभी कृषि कार्य से संबंधित कार्य हैं और ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं क्योंकि ये सीधे ये क्या है, ये प्रकृति से जुड़े हुए कार्य हैं, प्रकृति से जुड़े हुए कार्य हैं। इसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र में क्या है, ये निर्माण और विनिर्माण से संबंधित है, ये उद्योग से संबंधित होता है। यह उद्योग से संबंधित होता है। इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध उद्योग से होता है। इसके अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति आदि ये चीजें आती हैं द्वितीय क्षेत्र में। जैसे कृषि है, कृषि में क्या है, कृषि में अगर गन्ना उगाया गया, कृषि क्या है, कृषि में अगर गन्ने का उत्पादन किया गया तो ये क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। यही अगर भेजा जाए और गन्ने से चीनी बनाया जाए, चीनी, तो ये जो चीनी बनाया गया तो ये क्या है, ये उद्योग से संबंधित कार्य है। जो चीनी बनाना उद्योग से संबंधित कार्य है तो ये हो जाएगा क्या, ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा और द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा हो जाए। और तृतीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा से संबंधित क्षेत्र है, सेवा से संबंधित है, सेवा से संबंधित क्षेत्र है। इसमें सेवा प्रदान किया जाता है जैसे बैंकिंग, बीमा, अध्यापन और जैसे डॉक्टर, चिकित्सक होते हैं। इसके बाद जो ये अध्यापक होते हैं, ये क्या है, बैंकिंग, बीमा, अध्यापन। इसके अलावा पर्यटन, होटल, रक्षा, शिक्षा, पर्यटन, होटल, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, लोक प्रशासन, पुलिस, ये सभी चीजें। और उद्योगों में कार्य करना। उद्योग तो जो है, उद्योग क्या है, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन उद्योग में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो वर्कर हैं, जो उसमें
काम करने वाले लोग हैं, और क्या है इसमें जो MD वगैरह जो होते हैं, जो बड़े बड़े पद हैं, वो पद जो है वो सेवा के अंतर्गत आएंगे। वो क्या है, सेवा के अंतर्गत आएंगे। तो वो क्या है, वो है तृतीय क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र से संबंधित होंगे। अगर हम ये कहें कि उद्योग से संबंधित सेवा क्षेत्र, उद्योग से संबंधित सेवा क्षेत्र तो तृतीय क्षेत्र में आएगा, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आएगा। उद्योग क्या है, वो द्वितीय क्षेत्र में, और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि संबंधित जो कार्य हैं जिसका संबंध प्रकृति के नज़दीक होता है, इससे होता है। और ये तीनों आपस में अंतर संबंधित होते हैं, और घनिष्ठ रूप से गन्ना है, और अगर चीनी का उत्पादन करना है तो फिर गन्ने की आवश्यकता होगी ही होगी, और जब गन्ने की आवश्यकता होगी तो ये गन्ना प्राथमिक क्षेत्र का है, और जो चीनी का उत्पादन, गन्ने को चीनी बनाना है तो द्वितीय क्षेत्र में ले जाना ही पड़ेगा। और द्वितीय क्षेत्र में ले जाने के लिए हमें क्या, हमें यातायात की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो यातायात है ये जो सेवा क्षेत्र में आएगा, यातायात के साधन नहीं, यातायात प्रक्रिया जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ये पर्यटन, अध्यापक, बीमा, बैंकिंग, और यहाँ पे जो पैसे जो लाभ प्राप्त होगा वो बैंक में जमा किया जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों आपस में संबंधित होते हैं, तीनों क्षेत्र, और तीनों क्षेत्र का बंटवारा इस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ तक बातें हो गई। अब अगली क्लास से हम लोग ये देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के तीनों क्षेत्र हैं, तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान किस प्रकार से है। और ये जब देखेंगे, हम आंकड़ों को देखेंगे कि किस प्रकार से जीडीपी में योगदान है, तो उसका विश्लेषण और करेंगे। जैसे ये क्या देखेंगे हम लोग, तीनों क्षेत्रों का कृषि में जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान प्रतिशत में हम ये देखेंगे। तीनों क्षेत्रों का, जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो द्वितीय क्षेत्र है, जो तृतीय क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में देश के अर्थव्यवस्था में कितना कितना प्रतिशत है। और इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका योगदान तो इतना है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र पे लोगों की निर्भरता कितनी है, निर्भरता कितनी है, कितने लोग, देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर है अपने रोजगार के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर है। अगर इसका योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 10%, अगर मान लीजिए 15% होता है, और 15% योगदान है, और इस पर निर्भरता भी क्या है, 15% ही है, तब तो ये ठीक है। अगर ये 15% यहाँ पे योगदान है जीडीपी में, और जो निर्भरता है इस पे 50% लोगों की हो जाए, तो जो 35% बचा हुआ है, ये 35% लोग बेरोजगारी में चले जाएंगे, छिपी हुई बेरोजगारी में, प्रच्छन्न बेरोजगारी में चले जाएंगे ये 35% लोग। क्योंकि जो उत्पादन है ये 15% ही है, क्योंकि 15% का ही योगदान है जीडीपी में, उत्पादन 15% का ही है, लेकिन इस पे निर्भर लोग हैं जो वो 50% लोग निर्भर हैं। अगर इसके रोजगार के लिए इस पे 50% लोग निर्भर हैं, तो 50% के अनुपात में उतनी उत्पादन भी होना चाहिए। जब उतना उत्पादन होगा तो उतना योगदान होगा जीडीपी में। दूसरी बात ये, कम से कम इसका अंतर कम होना चाहिए, बराबर भी इसका अंतर, ये बराबर भी नहीं होना चाहिए 15%, क्योंकि
कुछ उत्पादन ऐसा भी होता है जिसको स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है। तो जो स्वयं का उपभोग है वो अर्थशास्त्र में नहीं गिना जाता, नहीं जोड़ा जाता, तो उसको हो सकता है कि जीडीपी में न जोड़ा गया हो, इस हिसाब से ये 15% हो। तो हो सकता है कि उत्पादन जो है, उत्पादन 20% हुआ होगा, या इससे अधिक हुआ होगा, या इससे कम हुआ होगा। तो लेकिन इसका योगदान जो जीडीपी में है वही जोड़ा जाएगा जो उत्पादन मार्केट में बेचने के लिए किया जाएगा। तो इस प्रकार से 20% 25% तक हो सकता है। तो जो ये निर्भरता है, जो ये योगदान है जीडीपी में, ये 15% अगर है, तो कम से कम 20 या 25%, कम से कम या अधिक से अधिक 20% जनसंख्या ही इस पे आश्रित होनी चाहिए प्राथमिक क्षेत्र पे। ये जो रोजगार है, रोजगार के लिए 20 से 25% जनसंख्या ही आश्रित होनी चाहिए, तब जाके ठीक कंडीशन माना जाएगा। अगर योगदान 15% है प्राथमिक क्षेत्र का इसमें जीडीपी में, तो इन सब बातों की चर्चा और इनसे बढ़ के और बातों की चर्चा होगी हमारी अगली क्लास में। और फिर अगली क्लास में ही देखा जाएगा अर्थशास्त्र के प्रकार हमने देख लिया, 2 प्रकार के होते हैं। अगली क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, गिग अर्थव्यवस्था, रैखिक अर्थव्यवस्था। इसके बाद इस प्रकार की और ढेर सारी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा हमारी अगली क्लास में।